हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रूरल डेवलपमेंट के बारे में समझ लिया है। वाई रूरल डेवलपमेंट हमने समझ लिया है कि क्यों हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं, ये हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। पिछले वीडियो में हमने रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख लेंगे एंड हम एग्रीकल्चर मार्केट को पढ़ने वाले हैं, जो कि लिंजरिंग चैलेंज का सेकंड चैलेंज है। तो इसी के साथ इस वीडियो के साथ हम लिंजरिंग चैलेंजेस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एमर्जिंग चैलेंज पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूरल क्रेडिट के इवैल्यूएशन को देख लेते हैं। हमने बहुत सारे बैंक्स के बारे में इसमें पढ़ा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम देखते हैं कि क्या जब गवर्नमेंट इन सारी चीजों को कर रही थी तो कितना अच्छी तरीके से वो चीज परफॉर्म हो गई थी। याद रखना, आरबीआई का इसके अंदर बहुत रोल है। ठीक है ना, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक एपेक्स बैंक है, एपेक्स बैंक है। ठीक है, ये एपेक्स बैंक है, ये क्या करता है, जो बैंक्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करता है, पॉलिसीज बनाता है उनके लिए। ठीक है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल क्या पॉलिसीज होंगी, ये सारी चीज आरबीआई गवर्न करता है। इसको हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उस चैप्टर के अंदर हम आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई का रोल बैंकिंग सेक्टर में, हम सब चीज उस चैप्टर में पढ़ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको देखने की जरूरत है कितना इफेक्टिवली रूरल क्रेडिट रहा उस समय पे। ठीक है बच्चों, देखो रूरल क्रेडिट सबसे मेन चीज, दो चीज आई थी। जो प्रॉब्लम्स है वो दो प्रॉब्लम्स आई, जो मेन प्रॉब्लम्स है वो दो प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले बैड लोन्स की प्रॉब्लम, बैड लोन्स। अब क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनको, जो गवर्नमेंट उनको लोन्स तो दे रही थी, लेकिन जो लोन थे वो क्या हो रहे थे, बैड प्रूफ हो रहे थे, यानी कि फार्मर्स लोन को वापस नहीं दे रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो गया, फाइनेंशियल बर्डन आने लगा। क्यों? क्योंकि जिनको हम लोन्स दे रहे थे, ठीक है, लोन्स वो रीपे ही नहीं कर रहे थे, वापस लोन्स को पे नहीं कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, फाइनेंशियल बर्डन आने लगा गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि बैड लोन्स होने लग गए थे। देखो सेकंड, देखो जो लोग थे वो प्रोडक्टिव यूज के लिए स्पेंड नहीं कर रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट और जो बैंक्स थे वो लोन क्यों दे रहे हैं उनको, वो इसलिए लोन दे रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव यूज में लो, है ना। जैसे आपकी एग्रीकल्चर आप करते हो, ठीक है, तो सीड्स को परचेज करने के लिए लो, ठीक है, लैंड्स में कुछ काम करवाने उसके लिए लो, स्टोरेज फैसिलिटी है उसके लिए आपको लोन्स ले लेना, कोई दूसरे काम के लिए तो आपको लोन नहीं लेने। लेकिन लोग क्या करने लगे, जो लोन्स थे उनको नॉन प्रोडक्टिव वर्क में लेने लग गए। इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होनी चाहिए थी, वो इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो गई? क्योंकि लोग जो पैसा उनको एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए था वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल ना करके नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में, यानी एग्रीकल्चर से बाहर वाले एरियाज में, जैसे कि खुद के घर में मैरिज हो गई, ठीक है ना, स्कूलिंग हो गई, इन सब चीजों के अंदर वो पैसे को खर्च कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्टिव एरियाज में वो पैसों को खर्च नहीं कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेजर प्रॉब्लम थी वो हमारे सामने थी रूरल क्रेडिट के। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमने दिया कि सिर्फ हम बैंकिंग ना करें, लेकिन हम बैंकिंग को थोड़ा रिलेशनशिप बैंकिंग लगाए, है ना, हम बैंकिंग को रिलेशनशिप बैंकिंग करें।
हम क्या करें, हम रिलेशनल बैंकिंग करें, ठीक है। हम सिर्फ पैसा ना प्रोवाइड करें, सिर्फ पैसा ही नहीं प्रोवाइड करें, लेकिन हम लोगों से कनेक्ट करें, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ पैसा ना दें, लेकिन उनको नॉलेज भी दें, ठीक है, कि कैसे काम करा जाता है। तो सिर्फ हम लेन देन ना करके उनके साथ एक रिलेशन को डेवलप करें, जिससे क्या होगा, बैड लोन्स नहीं होंगे। और क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं, इसलिए लोग अब नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में भी उनको यूज नहीं करेंगे, है ना, प्रोडक्टिव एरियाज में ही उसको यूज करेंगे। तो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में जो 1991 के रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे, उस रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन होने लगा, प्राइवेट लोग ज्यादा इंक्लूड होने लग गए प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर्स में। तो क्या हुआ, जो पहले सोशल कैपिटल थी जो सरकार फार्मर्स को देती थी, सोशल क्रेडिट वो पूरी तरीके से बंद हो गया, है ना, पूरी तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, ठीक है। क्यों डिक्लाइन हो गया, क्योंकि 1991 के रिफॉर्म्स में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। तो जो सोशल क्रेडिट था जिसमें गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती थी फार्मर्स को, ठीक है, हेल्प करती थी, सब्सिडीज देती थी, क्या हुआ, वो पुल बैक हो गया, गवर्नमेंट ने वापस वो ले लिया, जिससे क्या हुआ, उनको और ज्यादा दिक्कत आने लगी, फार्मर्स को और ज्यादा दिक्कत आने लगी, और कंडीशन जो रूरल क्रेडिट की है ना, वो कम होने लगी। क्योंकि मुझे बताओ, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अगर वो अगर क्रेडिट देंगे तो उनका एक ही मोटिव है, वो है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट दे रही थी किसके लिए, वेलफेयर के लिए, तो वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, यही बच गया, और इनके द्वारा क्या होने लग गया, एक्सप्लॉइट्स होने लग गया। तो क्या हुआ, हमने सोर्सेस चेंज करे, ठीक है, सोर्स चेंज करे, बैंकिंग सेक्टर हम लेकर आए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में क्या दिक्कत हो गई, बैंकिंग सेक्टर में ये सारी दिक्कतें हो गई, ठीक है। तो एक विशियस साइकिल वहां पे हमको देखने को मिली, ठीक है बच्चों। एक और चीज आप लिख सकते हो, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और ग्रीन रेवोल्यूशन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ी, हमको पता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो लोग इसके अंदर आने लगे, लोग एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आने लगे। और क्योंकि लोग एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आने लग गए, तो क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, इसकी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो गई। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, रूरल क्रेडिट यहाँ पे चालू करना पड़ा, ठीक है बच्चों। एक और चीज याद रखना, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। उसके अंदर मैंने बीच में लाइन करके बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो ये कम्युनिटी होती है ना, ये कम्युनिटी होती है जिसमें क्या करते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो मनी पूल करते हैं लोगों से, ठीक है, थ्रिफ्ट सेविंग को, केयरफुली सेविंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोग अपनी सेविंग्स को एक जगह लेकर आते हैं, और कोई भी जो जरूरतमंद है कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है, हम सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, एंड वो पैसा इकट्ठा करने के बाद हम उस व्यक्ति को लोन दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि वो ही हमारी कम्युनिटी का है, वो हमारे ही ग्रुप का है, ठीक है, या तो फिर हमारा नॉन बंदा है, ठीक है, तो बैड लोन होने की भी बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत पॉसिबिलिटी कम है। क्यों, क्योंकि हमारा ही बंदा है, अगर वो लोन नहीं हमको वापस नहीं देगा तो हम कैसे ना कैसे करके उससे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो यही सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग्स भी इनको मिलती है, ठीक है, जो नेशनल इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो इनको फंड करती है, तो ये लोगों को ज्यादा लोन्स दे पाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो हर किसी को पता नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी होते हैं, हर किसी को पता नहीं है कि बैंक्स भी होते हैं, अच्छा बैंक में ऐसा काम होता है, लेकिन जो ये लोग हैं ये कॉमन पीपल से कनेक्टेड रहते हैं, और क्योंकि ये कॉमन पीपल से कनेक्टेड रहते हैं तो ये ढंग से उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखना 2014 के 15 अगस्त में
ठीक है, जन धन योजना का लॉन्च हुआ था, जन धन योजना का लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था, हमने एनकरेज किया था लोगों को, है ना, कि अपने बैंक अकाउंट्स वो खोले, जिससे जो मनी वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे वो चैनलाइज होगी, ठीक है, सेविंग इंडिया के पास आएगी, और जैसे ही गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और लोगों का भला कर सकती है, ठीक है। एक और स्कीम याद कर लो, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, ये शॉर्ट टर्म लोन्स की स्कीम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, जिससे जो फार्मर्स हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट आराम से ले पाए, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा क्रिटिकल इवैल्यूएशन था। दो प्रॉब्लम याद रखना, बैड लोन्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को लोगों ने छोड़ दिया था। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं लिंजरिंग चैलेंज का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केट। देखो एग्रीकल्चर मार्केट इस टर्म का मतलब होता है कि जो फार्मर होता है, फार्मर जैसे ही अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेता है, जैसे ही क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेता है, उस हार्वेस्ट करने से लेकर उस क्रॉप को सेल करने के बीच का जो काम होता है ना, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट, या फिर बोल सकते हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसके अंदर देखो फार्मर सिर्फ, है ना, सीड को सो नहीं करता, सिर्फ उसकी रखवाली नहीं करता, सिर्फ उसको काटता ही नहीं, लेकिन बाजार में जाके बेचता भी है। इसलिए फार्मर को एक अच्छा बाजार चाहिए, इसलिए फार्मर को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम चाहिए, ठीक है ना, उनको स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, ग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो फार्मर्स को चाहिए होती हैं हार्वेस्ट से लेकर कौन से पीरियड तक, सेलिंग इन द मार्केट, उस वाले पीरियड में, ठीक है बच्चों। तो उसके बीच में कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जल्दी से हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले गैदरिंग, हम जो भी हमने हार्वेस्ट किया है, जो भी हमारी फसल उगी है, उसको हम पहले गैदर कर लेंगे, पैकेज कर लेंगे, यानी छोटे छोटे उसमें हम बंडल्स बना के उसको पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद अब हम प्रोसेस करते हैं, जो भी गलत मटेरियल उसके साथ है, कंकड़ है, मिट्टी है, उसको हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद ग्रेडिंग कर लेते हैं। अनाज भी बहुत तरीके के अनाज होते हैं, 5 तरीके के 6 तरीके के अनाज होते हैं, तो उसको हमने क्या किया, ग्रेड कर लिया कि अच्छा ये सुपीरियर क्वालिटी का है, ठीक है, इसको हमने अलग रख दिया, ये इंफीरियर क्वालिटी का है, इसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद हम स्टोर करते हैं, हम ग्रेड कर लिए, प्रोसेस कर लिए। अब जो हमने उगाया है उसको हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमारी ये हो जाता है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है। घर पे रखा हुआ तो माल बिकेगा नहीं, उस माल को हमको मार्केट में भी लेकर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। और ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद हमको उसको मार्केट में बेचना होता है, ठीक है बच्चों। अभी रिसेंटली मुझको याद है कि एक रील या फिर एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां पे फार्मर्स ने ऑनियन उगाए और ऑनियन को वो सेल करने मार्केट में आया, और सिर्फ उस रील में बताया गया कि 2.33 रुपीज या 2.5 रुपीज पर केजी उससे ऑनियंस खरीदे गए, जो कि एक बहुत कम रेट है, ठीक है बच्चों। देखो ये सारी चीजें फार्मर्स के साथ होती आई हैं। और 1991 जब 1991 का रिफॉर्म्स हुए थे ना, तो उस रिफॉर्म्स के बाद 1991 के जो रिफॉर्म्स है ना, उसके बाद जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस देखने को मिली, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि कृषि कानून, बहुत सारे कानून, जो 3 मेजर बिल्स थे उनको लाया गया, ठीक है। एमएसपी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करी गई, ठीक है ना, बताया गया कि अगर एमएसपी आ जाएगी तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। बहुत सारे क्रिटिकल इवैल्यूएशन उनके ऊपर है, लेकिन मेन जो सफर करता है वो फार्मर सफर करता है, ठीक है। ये सारी चीजें उनको देने की जरूरत है, ये सारी चीजें एक्टिविटीज होती हैं। देखो फार्मर्स के साथ दिक्कत क्या होती है, फार्मर्स के साथ दिक्कत क्या उनको फेस करने की जरूरत पड़ती है, यही दिक्कतें, आप मान के चलो यही दिक्कतें। देखो गैदर करें, पैकेज करें, प्रोसेस करें और ग्रेडिंग करें, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टोरेज के लिए हमको इंफ्रा चाहिए, इंफ्रा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करें तो ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रूरल एरियाज में, विलेजेस में रोड अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और सेल करें मार्केट में तो कोई भी रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, कोई भी रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। और ये सारी दिक्कतें फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की कमी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें करी हैं, इनके ऊपर इनिशिएटिव लिया है, फोकस किया है फार्मर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि फार्मर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इनकम, हमारे जीडीपी को। जैसा हमने
फर्स्ट चैप्टर में इसके पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, एंड एग्रीकल्चर को चलाने वाला, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करने वाले कौन है, फार्मर्स हैं। तो इनको भी अपग्रेड करना, इनको भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ये हमारा रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, 1947 से पहले क्या होता था, या फिर 1947 उस पीरियड में क्या होता था, देखो फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं थे, है ना, तो जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े मनी लेंडर्स हैं, उनके साथ फ्रॉड करते थे। ठीक है, जो वजन का तोलने की जो मशीन होती है, वेइंग स्केल जो होता है, उसमें फॉल्टी स्केल्स होते थे। ठीक है ना, फार्मर्स के पास स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं होती थी, इसलिए उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी, कम दाम में सारा माल उनको बेच के जाना ही होता था, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, घर पे माल रखेंगे तो माल खराब हो जाएगा, उनको बेचना अनिवार्य था, बहुत जरूरी था, है ना, अगर उनकी इच्छा भी नहीं करेगी ना तो भी एट अ लॉस उनको बेचकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया, ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, तो जो फार्मर की कंडीशन थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी। फार्मर को पता नहीं था कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें फार्मर के साथ हुई। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, हम जल्दी से उसको पढ़ते हैं। इनिशिएटिव लिया और क्या दिक्कतें हुई हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि उन्होंने मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अब रेगुलेटेड मार्केट्स होंगे, एक प्रॉपर जगह पे मार्केट्स क्रिएट होंगे जहां पे गवर्नमेंट के भी लोग होंगे, वहां पे लेने वाले आएंगे, बेचने वाले आएंगे, और जब मार्केट एक क्रिएट हो जाएगा तब बाइंग एंड सेलिंग वहां पे चलता रहेगा। ठीक है, मिडल मैन को हटाने की कोशिश करी। ठीक है, एक रेगुलेटेड प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस के साथ मार्केट को रेगुलेट किया गया। सेकंड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बसेस की फैसिलिटीज, ट्रक पिकअप्स की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई, जिससे फार्मर जो अपने खेत से सामान मार्केट में लेकर आ रहा है ढंग से अच्छी तरीके से ले पाए। रोड्स उसको ढंग से डेवलप करवा के दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी तरीके से, है ना, फार्मर को प्रोवाइड करी गई। ठीक है, वह कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग, यानी कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग में क्या है, यहाँ पे फार्मर्स खुद की यूनियन बना सकते हैं। फार्मर अगर खुद की यूनियन बना सकते हैं, देखो क्या होता है, मैं अनाज बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने 5 फार्मर्स को पकड़ लिए, अच्छा आप भी अनाज बेच रहे हो, आप भी, ठीक है, हम यूनियन में आ जाते हैं और हम जो रेट बोलेंगे उसी रेट पर हम सारा सामान बेचेंगे, उससे रेट कम नहीं करेंगे। क्या हो गया, हम सब यूनिटी में आ गए, तो जो परचेज करने वाला है उनको पता है इन 5 के हाथ में सबसे ज्यादा अनाज है। ठीक है, अगर हम इस रेट से कम बोलेंगे तो हमको कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार्गेनिंग पावर हमारे पास आ गई, हमने जो रेट बोल दिया उसी रेट में आपको हमसे परचेज करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो हम हमारे माल को लेकर जा रहे हैं, आपके हाथ में कोई भी अनाज नहीं रहेगा। ठीक है, यूनिटी में पावर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की, मिडलमैन को हटाने की कोशिश करी, एंड बेटर बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करने की कोशिश करी। फोर्थ है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी गवर्नमेंट ने सिर्फ ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं लेकिन पॉलिसीज बनाना चालू करी, जैसे कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने लगी। देखो एमएसपी क्या होता है, एमएसपी एक वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से उनका है ना, उनका जो प्रोड्यूस है वो परचेज करती है। ठीक है, अ प्राइस इन विच गवर्नमेंट परचेजेस द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स। ठीक है, देखो क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस सेटअप कर दी जाती है, जैसे कि मिनिमम प्राइस क्या होती है, जैसे मान लो 10 रुपीज पर केजी ऑफ पोटैटो। ठीक है, हम ये लेंगे 10 रुपए के हिसाब से हम ले लेंगे, 10 रुपए के हिसाब से हम अनाज खरीद लेंगे, है ना, जो भी रुपीज होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक मिनिमम है, इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम तो हम आपको इतना देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर आपका प्रोड्यूस कोई नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट उसको बफर स्टॉक के रूप में रखेगी। अब बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है ना, गवर्नमेंट गैदर करती है सारे प्रोड्यूस को, ठीक है, अपने पास रखती है कि अगर कोई भी इमरजेंसी का या ड्रॉट का समय आ गया तो गवर्नमेंट के पास अनाज हो, गवर्नमेंट के पास क्रॉप्स हो, है ना, फूड क्रॉप्स हो, जिससे वो लोगों को फीड कर सके उस ड्रॉट के समय में। ठीक है, बफर स्टॉक क्रिएट करने लगी, और जो पुअर हैं, जो पॉवर्टी में रह रहे लोग, जिनके पास पैसा नहीं है कुछ भी खरीदने का, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने लगी पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है,
तो ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, लेकिन सच्चाई बच्चों ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी दिक्कत है। अभी भी आपको पता है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत आती है। अभी भी क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है फार्मर्स के लिए, ठीक है। अभी भी फार्मर्स को फोर्स सेल कराने के लिए बोला जाता है, अभी भी डिस्ट्रेस सेल होती है, अभी भी फार्मर्स को बेवकूफ बना दिया जाता है, अभी भी फार्मर के साथ एक्सप्लॉइटेशन होती है। मिडलमैन अभी भी इस गेम के अंदर है, ठीक है। मिडलमैन है, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी भी जो कंडीशन फार्मिंग की है ना, वो इतनी अच्छी हुई नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, ठीक है बच्चों। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है कि जो फार्मर पहले एक ही अनाज उगाता था, एक ही क्रॉप उगाता था, अब हम उसको बोल सकते हैं भैया आप एक क्रॉप मत उगाओ, आप मल्टीपल क्रॉप उगा लो, ठीक है। तो रिस्क आपका कम रहेगा, क्रॉप फेलियर कम रहेगा, ठीक है। अगर उसका दाम अभी मार्केट में कम है तो इसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल क्रॉप उगाओ, है ना। अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दो, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न लेकर आओ, क्रॉप रोटेशन करो, ठीक है बच्चों। जल्दी से इस लेक्चर को देखने के बाद गूगल पे जाके सर्च करना कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कमेंट करके बताओ, जिससे बच्चों को पता चलता है कि क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। एंड दूसरा तरीका है कि आप ऐसे करो, एग्रीकल्चर को छोड़ दो, अलाइड एक्टिविटीज में चले जाओ, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री में चले जाओ, फिशिंग है ना, फिशिंग करने के लिए चले जाओ, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट्स को उगाओ, ठीक है ना। ग्रेन्स को मत उगाओ, फ्रूट्स को उगाओ, ठीक है। अलाइड एक्टिविटीज में चल जाओ, आप कैटल्स को पाल लो, ठीक है। ऑन फार्मिंग पे शिफ्ट हो सकते हो, और वही एक एमर्जिंग चैलेंज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज के साथ हमने लिंजरिंग के 2 चैलेंज थे ना, हमने पढ़ा था लिंजरिंग के 2 चैलेंज। पहला हमने पढ़ लिया जो था रूरल क्रेडिट, दूसरा है एग्रीकल्चर मार्केट। अब हम एक वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एमर्जिंग चैलेंजेस पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एक्टिविटीज, है ना, अलाइड एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लेंगे, और दूसरा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे मैक्रोस को स्टार्ट करें, हम नेशनल इनकम को स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पुट अप करो, पूछो उस डाउट को। आप व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ऐसे अपडेट्स के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।